जय हिंद। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति को कवर करने वाले हैं। चैप्टर की ओर बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने के आपको फायदे क्या होंगे, यानी कि बेनिफिट क्या होने वाला है। यदि बेनिफिट की बात करूं तो ये पहला बेनिफिट ये है कि ये जो वीडियो है सभी जो चैनल है जो वीडियो अपलोड कर रही हैं उन सभी से अलग है। अब अलग कैसे है तो उसको समझे। हमने छोटे छोटे पॉइंटों के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कर रहे हैं। साथ में ही जो होल पैरा होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की जा रही है। हैंड नोट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी साथ साथ में कवर किया जा रहा है और वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने 10+2 HBSC से पास आउट किया है 2020 में और एंड नाउ आई एम परस्यूइंग इन YMCA कॉलेज। ये रहा मेरा रोल नंबर, आप चेक कर सकते हो। ओके जी, ये तो हो गया वीडियो का इंट्रो। अब मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। और ये जो राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नए राष्ट्र की चुनौतियां, दूसरा है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, तीसरा है रजवाड़ों कबीले और चौथा है राज्यों का पुनर्गठन। इस पूरी वीडियो में हम नए राष्ट्र की चुनौतियों के बारे में कवर करेंगे। कवर करने के तो मैं चारों कर दूं, लेकिन यदि हम चारों को कवर करते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको साथ साथ में देखते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम अपना चैप्टर खोलते हैं तो हमारा फर्स्ट पैरा में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो बहुत ही बेसिक है कि भारत कब आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। आपको पता है भारत 15 अगस्त को हुआ और पाकिस्तान कब हुआ, 14 अगस्त को। और एक और चीज़, एक ये भाषण है जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसा HBSC हरियाणा बोर्ड ने कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये जो CBSE बोर्ड है इसने कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है, भाग्य बुद्ध से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से उसे इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और हिंदी में कहते हैं भाग्य बुद्ध से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरे पैरा में यदि हम बढ़ते हैं तो दूसरे पैरा में मेन टॉपिक की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है जो मैंने अपने नोटबुक में लिख रखा है और इसमें भी मैं बताऊंगा बुक में भी वो क्वेश्चन कहाँ पे है। तो सेकंड जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो है आज़ादी से पहले 2 बातों पर सबकी सहमति थी। किन 2 बातों पर आज़ादी से पहले सबकी सहमति थी? यदि आप बुक में देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, कई आवाज़ें बुलंद थी, बहरहाल 2 बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात क्या थी, दिखाई दे रहा है आपको? पहली बात क्या थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। ये सिर्फ 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि दूसरी बात क्या थी कि सरकार सबके भले के बारे में सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ये मैंने इसमें भी लिख रखा है, अपने नोटबुक में लिख रखा है। ओके जी, आप देख सकते हो। देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। मैं ऐसे कर लेता हूँ जिससे कि आपको बुक का भी और नोटबुक का दोनों का साथ के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो ये हो गया जी आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था, आज़ादी से पहले 2 बातों पर सबकी सहमति थी। किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी क्या आज़ादी से पहले? तो पहली बात क्या थी, आज़ादी देश का शासन कैसा हो, लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरा, सरकार सबके भले के बारे में सबके भले के लिए काम करेगी। तीसरे पहरा में यदि हम बढ़ते हैं तो तीसरे पहरा में ऐसा खास कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए इसमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम चलें। जो नेक्स्ट पेज है उस पे आपके एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपके 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में या कई बार 3 मार्क्स 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, भारत में स्वतंत्रता के समय क्या समस्याएं थी, यानी कि इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि भारत में स्वतंत्रता के समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किन किन चुनौतियों का
सामना करना पड़ा। तो 3 चुनौतियां थी। पहली क्या थी? सभी को एकता के सूत्र में बांधे, दूसरा लोकतंत्र स्थापित करें और तीसरा विकास। इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हो। पहला क्या है? एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी चुनौती क्या है? लोकतंत्र कायम करना। और तीसरा क्या है? यहाँ पे आप देखें, तीसरा है विकास। ओके जी, विकास किसी बच्चे का नाम नहीं है, बल्कि प्रगति आप कह सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये तो हो गया 3 पॉइंट। हमने जान लिया कि 3 चुनौती हैं, एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र, विकास। ये 3 चीजें हम लिख देंगे तो थोड़ी हमको नंबर मिलेगा पूरा। इसके लिए आपको होल पैरा लिखना पड़ेगा। अब उस पैरा में आपको क्या लिखना है? बुक में तो बहुत ही हैवी लैंग्वेज दे रखा है। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, भारत स्वयं एक महाद्वीप के बराबर था। पहला इसके 3 वो थे ना। पहला था एकता की स्थापना करना, दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करना, और तीसरा क्या था जी? समुचित विकास, यानी कि नियोजित विकास करना। तो पहले चुनौती की बात करें, एकता की स्थापना करना, तो एकता की स्थापना में हमें क्या लिखेंगे? इसमें हमें क्या लिखना है कि भारत स्वयं एक महाद्वीप के बराबर था। जैसे कि आप जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत एक महाद्वीप के बराबर था, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और पाकिस्तान और भारत जब बटा तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या त्रासदी हुई थी, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि भारत स्वयं एक महाद्वीप के बराबर था। यहाँ अलग अलग धर्मों के अनुयायी रहते थे, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। इस समय यह धारणा प्रचलित थी कि इतनी अधिक विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में नहीं बांधा जा सकता। यानी कि एक धारणा चल रही थी कि भाई इतने बड़े जो देश है उसको एक साथ आप नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लाना बहुत ही ज़्यादा जटिल कार्य है। तो आगे क्या लिखा है? किंतु स्वतंत्र भारत के कर्मधारों ने अपने विवेक तथा साहस से देश की जनता को एक मंच पर ले आए। जैसे कि आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसमें, सभी जो देशी रियासतें थी उनको एक साथ लाने में। तो ये इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। आगे आप पढ़ेंगे जब रजवाड़े वाला जो पॉइंट है इसमें कवर करेंगे। ये जो है पॉइंट आपका रजवाड़ों का बिल है, इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर का और अदर भी जो जैसे थे उनको किस तरीके से अपने में शामिल किया। उन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो आंसर में लिखना है वो इतना ही है जो कि मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? लोकतंत्र स्थापित करना। तो इसमें जो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था। अंग था मतलब कि गुलाम था। आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस कारण यहाँ लोकतंत्र की परंपरा विकसित नहीं हो पाई। जब भाई गुलाम रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ से स्थापित हो जाएगी? तीसरी बात, स्वतंत्र भारत के लिए लोकतंत्र की स्थापना करना एक चुनौती भरा कार्य था। अगले पॉइंट की बात करें, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, अलग अलग अनुयायियों के लोग रहते थे, लेकिन फिर भी जो हमारे संविधान निर्माता है, जैसे कि इसमें संविधान में यदि बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सबसे ऊपर आता है। अगला था कि समुचित विकास। तीसरा पॉइंट क्या था इसका? समुचित विकास, यानी कि हम कहें तो नियोजित विकास। तो इसमें क्या लिखना है? देश का इस प्रकार से विकास करना कि जिससे कि संपूर्ण समाज का भला हो सके, ना कि कुछ गिने चुने लोगों का। समुचित विकास करना यानी कि लोगों का इस तरीके से विकास किया जाए जिससे कि संपूर्ण समाज का विकास हो सके, ना कि कुछ गिने चुने लोगों का। इसके लिए आवश्यक था कि सभी नागरिकों के लिए जीविका के साधन जुटाना। आगे, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। जैसे कि आप जानते हैं, ये नियोजित विकास तो ये मॉड्यूल तो लागू कर दिया गया, लेकिन आज भी जो महिलाओं को है वो समान वेतन नहीं दिया जाता। पुरुषों के बराबर समान वेतन नहीं दिया जाता। ये एक बहुत बड़ा आज भी चुनौती हमारे सामने है। ये सुनिश्चित करना कि भौतिक संसाधन
कुछ गिने चुने हाथों में केंद्रित ना हो। ये भी सुनिश्चित करना, उस समय ये भी सोचा गया कि जो भौतिक संसाधन है कुछ लोगों के हाथ में ना जाए बल्कि सभी के पास पहुंचे। भारत ने इस सभी आवश्यकताओं पर बल दिया। लिखने को तो हम लिख दें कि भारत ने इन सभी आवश्यकताओं पर बल दिया क्योंकि हमें भाई नंबर चाहिए पेपर में। छोड़े, साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी की। ये आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, आपको क्या लगता है, इसको हटाना चाहिए? अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है।